Hello everyone, my name is Masu Saraswat and I am from Triple IT Sri City. So today we will see our next chapter that is nuclei. इसको हिंदी में नाभिक बोला जाता है। ये क्लास 12 का 13th चैप्टर है। तो इसके आज कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। तो सीधा हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके स्क्रीनशॉट्स मैंने अपने टैब में ले लिए हैं। तो यहीं हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सपोज वी कंसीडर लार्ज नंबर ऑफ कंटेनर्स। तो इसमें हम सपोज कर रहे हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ कंटेनर है, लार्ज नंबर ऑफ कंटेनर्स ईच कंटेनिंग इनिशियली 10,000 atoms of a radioactive material with a half life of 1 year. After 1 year, all the containers will have 5,000 atoms for the material. All containers will contain the same amount of atoms, the material, but the number will be only be approximately 5,000. The containers will be general have different number of atoms of the material, but their average will be close to 5,000. None of containers can have more than, देखो इसमें ये बोला गया है कि एक अपने पास बहुत सारे मतलब कंटेनर्स हैं, ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स, और उसमें हर एक में 10,000 के करीब एटम्स हैं। सब में 10,000 एटम्स हैं। ओके, 10,000 एटम्स है और सबकी जो हाफ लाइफ है वो 1 ईयर है। अरे इसकी 1 ईयर, इसकी 1 ईयर, इसकी 1 ईयर, इसकी 1 ईयर। ओके, तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो 1 साल के बाद, मतलब एक हाफ लाइफ के बाद इसका क्या होगा कंटेम्स का, ये बोला गया है। तो एटम्स का क्या क्या हो सकता है, आप ये ऑप्शंस में भी देते हैं, लेकिन देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑल द कस्टमर्स मतलब कंटेनर्स हैज 5,000। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 5,000 वाला कंसेप्ट है ना, ये अगर हम अपने न्यूमेरिकल मेथड से जाए तो ये क्लियर है, ये सही होगा। बट थोड़ा थ्योरेटिकल जाए ना, तो ये हमेशा हाफ लाइफ मतलब डिवाइडेड बाय 2 होता है, ये पूरा सही नहीं है। ये हमेशा डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता। ओके, तो ये नहीं हो सकता आपने। ऑल द कंटेनर्स विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द मटेरियल, बट द नंबर विल बी अप्रोक्सीमेट, ये भी नहीं है। सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर मान लो इसके कुछ और बिहेव करें, इसको थोड़े से ज्यादा बच जाए, इसके कम बच जाए, ऐसा नहीं है। वो बिहेव करते हैं। देखो हो सकता है कि 5,000 से ज्यादा हो, किसी में हो सकता है 5,000 से कम हो सकता है किसी में 5,000 ही हो, हम कह नहीं सकते। लेकिन उन सबका जो एवरेज होगा, जैसा कि हम थर्ड ऑप्शन में देखा गया है कि अगर उनका मतलब सेम तो नहीं होंगे, बट उनका एवरेज जो है वो क्लोज टू 5,000 होगा, ये बोला जाता है। क्लोज टू 5,000 होगा। जैसा कि ये इसका जो एक्सपेरिमेंट भी किया था ना साइंटिस्ट ने, वो भी इसी प्रकार था। सेम कंटेनर में नहीं मिले थे उनको, सेम कंटेनर में सेम मतलब सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स नहीं मिले थे, उसमें हर में अलग अलग मिले थे। ओके, तो इस तरह से हम इसका 5,000 है ये कह सकते हैं। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा इसका न्यूमेरिकल डाटा भी चाहिए हो, तो ऐसा कर सकते हैं कि देखो अगर n इक्वल टू n0/2 है, एंड t जो टाइम है वो t/2 है, मतलब हाफ लाइफ के बराबर टाइम है। सो n इक्वल टू n0e⁻⁻T। ये एक्सप्रेशन आपने पढ़ी होगी डायरेक्टिविटी में, तो इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे हम। n0/2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू n, यहाँ से n0 की वैल्यू निकालना थोड़ा सा चाहेंगे, और t/2 अगर t 1/2 रखें तो log ऑफ e2/गामा, और log ऑफ e² क्या होता है, बेस e2 क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है 0.693 बाई हाफ लाइफ, मतलब गामा। ओके, ये लैम्डा है। ओके, सो
इन 1 ईयर क्या हो जाएगा, एक लाइफ लाइफ है। ओके, तो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम एंड अनदर पार्टिकल ऑफ मास m विल बी गिवन बाय न्यूटन्स लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अनदर पार्टिकल ऑफ मास m। चलो, ये मान लिया हमने हाइड्रोजन एटम है, और ये एक कोई अन्य पार्टिकल है, अन्य, जिसका मास m। ओके, तो उनके बीच में जो न्यूटन्स लॉ होगा वो किस तरह काम करेगा, ये दिया गया है। F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आर जहाँ पे इनके बीच में डिस्टेंस है, किलोमीटर्स में। ओके, तो मास क्या होगा इसका, टोटल मास हम किस तरह से बता सकते हैं। एम प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, नहीं न्यूट्रॉन भी होंगे उसमें। एम इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस ऑफ बी बाई सी स्क्वायर। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी भी होगी। ओके, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते ना, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, इसमें भी ये देखो, लेकिन इसमें पूरे नहीं होगा, कुछ एनर्जी होगी उसमें, जैसा कि इसमें नेगेटिव किया गया बी बाई सी स्क्वायर। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। इसको आप थोड़ा सा लर्न भी कर सकते हो, या फिर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो उसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक एनर्जी एक्स्ट्रा होती है, उसको हटा दिया जाता है क्योंकि कुछ मास इसका एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है हाइड्रोजन का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.3, that is when a nucleus is an atom undergo a radioactivity decay। तो रेडियोएक्टिव डिके में जाता है कोई एटम, द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ द एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है ना उस एटम की, वो किस तरह वेरी करती है, जिसमें बताया गया। सो पहला ऑप्शन है इसका, चेंज नहीं होगी, डू नॉट चेंज फॉर एनी टाइप ऑफ रेडियोएक्टिविटी। ओके, सेकंड है change for alpha and beta radioactivity but not for gamma radioactivity। change for alpha radioactivity but not for others, change for beta activity but not for others। तो इसका ये भी थोड़ा कंसेप्ट के ऊपर ही होता है। जो होती है ना डिके इक्वेशन, रेडियोएक्टिविटी, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है क्या करती है, ये डिके करती है केवल और केवल अल्फा और बीटा एटम्स के लिए। इसको भी आपको लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि देखो मतलब जो होते हैं ना पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स कैरी 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, नहीं सर बीटा पार्टिकल्स के पास 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, एंड अल्फा पार्टिकल्स के साथ 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड गामा पार्टिकल्स के पास कुछ भी चार्ज नहीं होता। तो क्या होता है, हेंस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ एटम चार्ज ऑफ अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा के लिए होता है। देखो इसके पास क्या होता था, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसके पास होता है 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इसके पास कुछ भी नहीं, इसके पास होता है बायोबाजी कटन। ओके, इसके पास कुछ नहीं होता। सो अल्फा हो गया, बीटा हो, दोनों के पास चार्ज है, चार्ज है तभी ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होंगे उसके। ओके, तो दोनों में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में तभी चेंज आएगा जब उसमें चार्ज होगा। तो इसका भी आंसर यही है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एक्स एंड एम वाई डिनोट द एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट एंड द डॉटर न्यूक्लियाई respectively in a radioactive decay। The Q value of beta minus decay is Q1 and for the beta plus decay is Q2। दोनों की Q वैल्यू दे रखी है, बीटा माइनस के लिए और बीटा पॉजिटिव के लिए। ओके, सो इफ Me denote the mass of electron then which of following statement is correct। दोनों हर में से जो भी अच्छा
करेक्ट ऑप्शन है वो हमें ढूंढ के निकाल। पहला ऑप्शन कहता है कि Q1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एम वाई सी स्क्वायर है, और Q2 है एम एक्स माइनस एम वाई माइनस टू टाइम्स ऑफ एटम ऑफ चार्ज टी स्क्वायर। तो देखो बीटा माइनस के पास क्या होगा, बीटा माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और बीटा पॉजिटिव के साथ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो दोनों में दो इलेक्ट्रॉन का फर्क है, एक में एक ज्यादा एक में एक कम है, यानी दोनों में दो का कम है, दो इलेक्ट्रॉन मास के बराबर एनर्जी कम है किसी एक में। वो किस में है ये देख लेते हैं। सो की कंसेप्ट इसका क्या है कि जो जो क्यू वैल्यू है ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये क्या होती है, जो होती है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस, इसको थोड़ा साफ कर दें, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो पहले वाले में क्या होगा कि एनर्जी जो है निकल ही नहीं रही, अरे सॉरी इलेक्ट्रॉन ऊपर से ले रहा है बीटा माइनस में, तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़ ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट में क्या है कभी नहीं। ओके, जो एम एक्स था ना उससे एम वाई सीधा सीधा बन गया है, और तो और सी स्क्वायर। ओके, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर मास कम है, तो एम एक्स माइनस एम वाई माइनस टू एम ई सी स्क्वायर, ये इसका होगा, यानी कि Q2 इसका है, Q1 इसका होगा। ओके, तो कौन सा आंसर है हमारा, ए। तो ए इज आवर आंसर। ओके, तो इसकी मान लो अगर आपको इक्वेशन भी चाहिए होती तो इक्वेशन भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको साफ कर दें, इसकी इक्वेशन भी होती है। तो पहले के लिए बीटा पॉजिटिव के लिए है, और बीटा नेगेटिव के लिए क्या है, जेड, इसमें कुछ होगा इसका डब्ल्यू, और इसका एटॉमिक वेट से क्या बन रहा है, ये ए वाई कुछ भी बना रहे हैं अब, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट देगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन का इसमें आर्च हो गया, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस Q1। और बीटा पॉजिटिव में क्या होगा, जेड एक्स ए टू बन रहा है समथिंग, तो यहाँ पर जेड माइनस वन होगा, और ये वाई, ओके, प्लस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड Q। तो ये इस तरह से होता है, एक में एलिमेंट एक में ज्यादा होता है, एक होता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13.5। ओके, 13.5 देखते हैं क्या है। ट्राइटियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन whose nucleus triton contain 2 electron and 1 proton। तो एक इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन ने रख रखे हैं। ओके, ट्राइटियम ये वही है हाइड्रोजन का आइसोटोप। ओके, तो इसमें क्या है, 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन डिके है वो किस प्रकार होगा, इसमें बोला है। ओके, if one of the neutron in tritium decays it would transform into, तो वन ऑफ द ट्राइटियम डिके हुआ तो हीलियम के 3 एटम्स निकल जाएंगे उससे न्यूक्लियस। दिस डज नॉट हैपन, दिस इज बिकॉज, देखो ट्राइटियम बनता, इन्होंने बोला है कि ट्राइटियम अगर टूटता है तो हीलियम बन जाएगा, लेकिन बनता नहीं है, क्यों, क्यों नहीं बनता है। ओके, तो वो क्यों नहीं बनता है इस बताते हैं। इसमें और हैं एक दो ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला है कि ट्राइटॉन क्या होता है, एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ He3, इसलिए नहीं बनता। द इलेक्ट्रॉन created in beta decay process cannot remain in the nucleus, na both of the neutron in the triton has to decay simultaneously resulting in a nucleus with 3 proton which is not a helium nucleus, ये भी नहीं है। because free neutrons decay due to external perturbance which is absent in the tritium nucleus।
तो ये सारे ऑप्शन जो है, एक भी सही नहीं है। इसमें ऑप्शन है ए सही, क्योंकि ट्राइटियन की जो एनर्जी है वो He3, He के 3 एलिमेंट निकालने के लिए काफी नहीं है। He3 के लिए काफी नहीं है। He3 मतलब He जिसमें थ्री क्या बोलते हैं एटॉमिक मास हो, इसके लिए काफी नहीं है। ओके, इसलिए नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैवी स्टेबल न्यूक्लियर हैव मोर न्यूट्रॉन than proton. This is because of the fact that neutrons are heavier than protons. Electrostatic force between protons are repulsive. Neutrons decay into protons through beta decay. Nuclear force between neutron are weaker than that between protons. तो देखो क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन्स में चार्ज होता है, आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हैवी करना है तो, और चार्ज कम, चार्ज उतना ही रहने देना है, तो उसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रॉन्स को बढ़ाया जाता है। यानी कि इसका सीधा का सीधा रीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बिटवीन प्रोटॉन्स आर रिपल्सिव होता है। अगर ज्यादा प्रोटॉन्स हो जाएंगे ना तो बिखर के टूट जाएगा वो एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट बन ही नहीं पाएगा। ओके, इसलिए न्यूट्रॉन्स को बढ़ा दिया जाता है। तो बढ़ा दिया क्या जाता है, बड़े होते हैं हम तो कब। ओके, तो द आंसर इज बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्यूजन प्रोसेस लाइक combining two deuteriums to form a helium nuclei are impossible at ordinary temperatures and pressure. The reason of this can be traced to fact that nuclear forces have short range. Now, nuclei are positively charged. Now, the original nuclei must be contained completely ionized before fusion can take place. The original nuclei must first break up before combining with each other. So क्या है इसका, इसका आंसर है, वेट आई थिंक वन क्वेश्चन इज बिटवीन 13.7 बचा हुआ है बीच में। इसको सबसे पहले करके चलते हैं, क्योंकि ये आधा दिया हुआ है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। सो इन एन न्यूक्लियर रिएक्टर moderators slow down the neutrons which come out in a fission process. The moderator used have light nuclei. Heavy nuclei will not serve the process because they will break up. Electric collision of neutrons with heavy nuclei will not slow them down. The net weight of the reactor would be unbearable high. Substances with high heavy nuclei do not occur in liquid or gaseous state at room temperature. तो इसका आंसर है, जो इलास्टिक कॉलिजन होता है ना दोनों के बीच में, इलास्टिक कॉलिजन ऑफ न्यूट्रॉन्स विद हैवी न्यूक्लियाई, वो स्लो नहीं कर सकता, विल नॉट स्लो देम डाउन। तो इट्स आंसर, इसी कारण नहीं होता वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज 13.8, हमने पढ़ लिया था इसको। मोर देन वन, या इट्स MCQ 2, मतलब इसके 2 से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें क्या था कि जो हीलियम एटम है वो क्या होता है, मतलब टूट के क्या बोलते हैं, टूटने के लिए हाई टेम्परेचर प्रेशर क्यों चाहिए होता है, रीजन। ओके, तो ये पूछा गया। तो सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं ना, हैव वेरी शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो सबसे पहला आंसर तो हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो फैक्ट है, फैक्ट को कोई झुटला तो नहीं सकता। ओके, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज। तो दीज टू आर द फैक्ट्स। ये दो होते हैं ना, ये दो है आपके ऑप्शंस, ए एंड बी। ओके, चलिए, तो इसके बीच में थोड़ा सा की कंसेप्ट भी है कि फ्यूजन रिक्वायर्ड टेम्परेचर अबाउट 100 मिलियन केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम हॉटर देन द सन कोर। ओके, तो इसके ये फैक्ट्स हैं।
At these temperature, hydrogen is in plasma, not a gas. Plasma is a high energy state of matter in which all the electrons are stripped from atom and move freely about. Okay, so इस प्रकार का है। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये है, पढ़ते हैं कि सैंपल ऑफ टू रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स ए एंड बी। तो दो सैंपल है हमारे पास रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स का, आर टेकन, तो उनमें से गामा लैम्डा 1 एंड लैम्डा बी आर द disintegration content of A and B represent respectively. In which of following cases the two samples can simultaneously have the same decay rate at any time? तो ये हमें निकालना है किसकी मतलब साइमल्टेनियसली दो सेम डिके रेट किसकी है एट एनी टाइम। सो इनिशियल रेट हम इसका थोड़ा सा करेंगे। सो एट इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ ए इज ट्वाइस द इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ बी एंड, तो देखो ये प्रोसेस हो सकती है कि नहीं ये हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा इसके लिए कुछ लॉस चाहिए होंगे, तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। ओके, तो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोबे लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके इज एज फॉलो। तो क्या था? एट एनी instant the rate of decay of radioactive atoms is proportional to the number of atoms present at that instant। तो उस इंस्टेंट पे जो है at any instant the rate of decay of radioactive atoms is proportional to the number of atom present at that instant। तो ये इसका लॉ था, रदरफोर्ड ने ये लॉ दिया था। तो इस लॉ से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो है रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिविटी एटम्स क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स के। ओके, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि dn बाई dt इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा एन। प्रोपोर्शनलिटी अगर हम हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, ये dn बाई dt equal to minus of n lambda। okay, so it can be proved that n equal to, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन कर दें, अगर हम यहीं से इंटीग्रेशन कर दें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t। ओके, so where n equal to number of remains undecayed after time t1 और n नॉट क्या है हमारा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली और मास तो है ही। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द सैंपल ऑफ टू रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स A and B can simultaneously have the same decay rate at any initial time if the initial rate of decay of A is twice the initial rate of decay of B। तो इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि क्या है, लैम्डा A जो है ग्रेटर होना चाहिए लैम्डा B से। तो ऑल्सो इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ B इज द सेम एज रेट ऑफ डिके ऑफ A एट t इक्वल टू 2h पे। सो तो एट दिस टाइम इंस्टेंस लैम्डा जो है B वो ग्रेटर होगा लैम्डा A से। सो हम कह सकते हैं द आंसर कि इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ ए इज ट्वाइस द इनिशियल रेट ऑफ बी। ये तो हम निकाल ही लिया,
और इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ बी इज सेम एज द रेट ऑफ डिके ऑफ ए एट टी इक्वल टू 2h। ओके, इस हिसाब से हमने निकाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जल्दबाजी में मैं केवल 9 ही स्क्रीनशॉट ले पाया था। इफ पॉसिबल देन आई विल टेक इट नाउ। Screenshot preview is not on, that's why I can't take it, but I can take it. Copy this. Let's try once if I can. What is this? So hence it's not coming, so we'll read the question from here and solve this here. Okay, or else I can do one thing. I'm not sure that it is visible or not, but just wait a minute, just I will set it. Okay, चलिए ये देखते हैं। सो द वेरिएशन, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लास या फिर एक काम और कर सकते हैं कि इसको इधर खींचा जाए। अब ठीक है। तो द वेरिएशन ऑफ डिके रेट ऑफ टू रेडियोएक्टिव सैंपल्स ए एंड बी विद टाइम। तो ए एंड बी का जो है डिके में बताया गया है किस हिसाब से हो रहा है। तो ए जा रहा है कुछ ऐसा टाइम के साथ एकदम से, और बी जा रहा है टाइम के साथ थोड़ा सा ये डिके रेट टाइम, ये टी एन बाई डी टी। So decay constant of A is greater than that of B, hence the always decay faster than B. So इसमें क्या है, देखो डिके रेट का फॉर्मूला क्या होता है। डिके रेट का जो n होता है ना, n होता है n नॉट e माइनस लैम्डा टी। सो जो n नॉट है वो किसका ज्यादा होगा, देखो जिसका ज्यादा होगा एट टाइम उसके ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। मतलब एन नॉट हमको कम चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/n या फिर dn/dt, यानी कि अल्फा सॉरी माइनस लैम्डा बाई टी था ना ये। तो माइनस लैम्डा जो है किसका ज्यादा होगा, माइनस लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसकी रेट जो है ज्यादा होगी। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मतलब ऑप्शन पढ़ते हैं। डिके कांस्टेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए बट डिके रेट इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए। डिके कांस्टेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, ये तो है ही, डिके कांस्टेंट ए का बड़ा है, बट इट डज नॉट ऑलवेज डिके फास्टर देन बी, ये भी है। ये हर बार, ये मतलब हर बार फास्ट हो डिके बी से, ये जरूरी नहीं। ओके, सो डिके कांस्टेंट ऑफ बी स्मॉलर दैट ऑफ ए बट स्टिल द डिके रेट बिकम इक्वल टू ए एट लेटर इंस्टेंस। ये भी हो सकता है कि आगे चल के ऐसा हो सकता है कि आगे चल के ये दोनों सेम हो जाए डिके रेट, तो इसमें हम कह नहीं सकते। तो इसका आंसर हमारा है बी एंड सी। ओके, चलिए 13.11 देखते हैं क्वेश्चन। ये थोड़ा वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या हो रहा है, He2 3 है एंड He1 3 है। न्यूक्लियाई हैव सेम मास नंबर, डू दे हैव द सेम बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इन दोनों का मास सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये अलग अलग। तो इन दोनों में बाइंडिंग एनर्जी सेम होगी या नहीं। तो इसमें हम इसको एक लाइन पढ़ के देखते हैं इसका आंसर, दैट द न्यूक्लियाई He2 जो 3 है एंड He1 3 है हैव सेम मास नंबर। मास तो नंबर तो सेम है, बट एक में प्रोटॉन 2 है और एक में प्रोटॉन 1 है। ओके, तो क्या होगा कि He3 हैज ओनली 1, और देखो He3 जो 1 वाला है ओनली 1 प्रोटॉन हियर, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इज मिसिंग इन He1 3।
तो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन इज ग्रेटर देन ऑफ टू। मतलब एक में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा और उसकी बाइंडिंग एनर्जी उसकी भी उतनी ही कम। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इधर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो बाइंडिंग एनर्जी घटती है, इधर जाते हैं तो बढ़ती है। ओके, तो इसका आंसर है नो, बाइंडिंग एनर्जी विल नॉट बी सेम। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिके रेट विद द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइज। 13.12, तो इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वेरिएशन ऑफ डिके रेट विद द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइज के साथ। सो हम इसमें थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं कि रदरफोर्ड के बराबर कि डी एन बाई डी टी जो है इक्वल होता है लेमडा एन के, ये हमें पता है। ओके, सो वेयर जो डिके कांस्टेंट है वो गामा है, मतलब गामा, सॉरी गामा नहीं, लेमडा है। इस कांस्टेंट फॉर अ गिवन रेडियोएक्टिव मटेरियल, देयरफॉर ग्राफ बिटवीन एन एंड डी एन, मतलब जो एन होगा और डी एन के बराबर डी एन बाई डी टी होगा ना, उसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव नजर जाता है, आपको पता ही है। ये है डी एन बाई डी टी और इधर एन, ये ग्राफ होगा उसका। ओके, चलिए तो 13.13 ये वाला क्वेश्चन करते हैं। विच सैंपल ए और बी सो इन 13.2 जो फिगर है शॉर्टर मीन लाइफ, तो इन दोनों में से शॉर्टर मीन लाइफ किसकी होगी ये बताना है। ओके, तो मीन लाइफ क्या होती है, सबसे पहले यही है। तो मीन और एवरेज लाइफ, द टाइम फॉर विच रेडियो एक्टिव मटेरियल remain active is defined as mean life। मतलब क्या है, द टाइम फॉर विच अ रेडियो एक्टिव मटेरियल रिमेन एक्टिव, मतलब जितने टाइम के लिए वो पूरा एक्टिव रहता है वो उसकी मीन लाइफ है। ओके, सो ये जो है इसका कांस्टेंट रहता है ईटा। ईटा जो है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ। तो इसमें यह है कि जिसका लेमडा जितना कम होगा उतना ही उसका ईटा होगा, यानी कि ईटा ए जो है ग्रेटर होगा ईटा बी के। देखो ईटा ए ग्रेटर है ईटा बी के, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है मीन लाइफ जो है ए की कम है, ए की ज्यादा है बी की कम है। ओके, तो 13.14, so which one of following cannot emit radiation and why? Excited nucleus or excited electron? इन दोनों में से कौन एमिट नहीं कर सकता रेडिएशन? सो इसके बीच में की कंसेप्ट क्या आता है, तो एनर्जी होती है ना, एनर्जी ऑफ इंटरनल मोशन ऑफ अ न्यूक्लियस इज क्वांटाइज होती है। सो अ टिपिकल न्यूक्लियस हैज अ सेट ऑफ allowed energy levels, including a ground state also and several excited state also. So because of great strength of nucleus interaction, excitation energy of nuclei are typically of order 1 megavolt। तो मैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रहती है दोनों की। ओके, इस ऑर्डर की रहती है। तो कंपेयर्ड विद फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी लेवल इन ऑर्डिनरी फिजिक्स एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या रहता है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ना, अब वो एमिट नहीं कर पाएंगे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा है मतलब एनर्जी है नहीं, और प्रोटॉन्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। प्रोटॉन्स के पास क्या रहेगी, बहुत ज्यादा, मतलब कितनी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग कुछ होती है, और उनकी होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। तो ये इतना बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा। तो इस अंतर के चलते ही ये जो है जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड हो सकता है। एक्साइटेड न्यूक्लियस जो है वो रेडिएशन एमिट करता है, जबकि
एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नहीं करता। आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगह पे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रहता ही है, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा होता। ओके, चलो यहाँ देखते हैं आगे। 13.15, इन पेयर annihilation and electron and a proton destroy each other to produce gamma radiation. How is the moment conserved? तो इसमें कह रहे हैं कि एक रिएक्शन रहती है एनहिसन एनिलेशन। तो इस रिएक्शन में जो है ना प्रोटॉन्स डिस्ट्रॉय करते हैं ईच अदर टू प्रोड्यूस गामा रेडिएशन, मतलब प्रोटॉन जो है टूटते हैं। सो इन पेयर एनिलेशन a electron and a proton destroy each other to produce two gamma photons, मतलब फोटोन निकालते हैं इसमें, which move in opposite direction of converged linear momentum। मतलब ऐसा है कि एक पॉजिटिव प्रोटॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन, ये फूटेंगे, एनिलेशन होगा बीच में कुछ एनिलेशन हुआ तो दो फोटॉन्स निकले, एक इधर एक इधर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब देखो पहले इधर आ रहे थे, मोमेंटम दोनों का जुड़ा, और बाद में अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ गए तो मोमेंटम दोनों का सेम हो जाएगा। मतलब देखो जितना मोमेंटम आया उतना ही गया, तो इधर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो मोमेंटम कंजर्व है हियर आल्सो। तो चलिए अब थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच क्वेश्चंस वी हैव 13.26 तक, तो 13.16 क्वेश्चन करते हैं। व्हाई डू स्टेबल न्यूक्लियाई नेवर हैव मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन? तो जो स्टेबल न्यूक्लियाई होता है ना वो नेवर हैव मोर प्रोटॉन्स। तो देखो इसका आंसर हम पहले भी दे चुके हैं कि अगर ज्यादा मतलब प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे ना तो उनके बीच में रिपल्सन भी बहुत ज्यादा होगा, तो रिपल्सन विल बी आल्सो हाई। इसी कंडीशन के कारण ही न्यूट्रॉन्स हमेशा ज्यादा होते हैं किसी बड़े न्यूक्लियाई में, बड़े और स्टेबल न्यूक्लियाई। ओके, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन है केवल, तो बहुत ज्यादा मतलब रिएक्शन करता है, स्टेबल बिल्कुल नहीं। ओके, चलो 17 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ए विच डिके टू अ स्टेबल न्यूक्लियाई सी थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो कैसे टूटा, ये कैसे टूटा बता रहे हैं कि सबसे पहले ए बना, A से B, B से C, okay, and here B is an intermediate nuclei which is also radioactive, considering that there are n naught atoms of A initially. Plot the graph showing the variation of number of atoms of A and B versus time। तो A और B के जो एटम्स हैं उसका टाइम के बीच में वेरिएशन निकालना है। सो देखो अब इसमें थोड़ी सी कंसेप्ट क्या है हमारा यहाँ इसमें, कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो है ए के पास कितने हैं, एन नॉट एटम्स हैं, और अभी जो है जो है बी के 0 एटम्स हैं। सो एज द टाइम इंक्रीज, तो देखो हमारा जो ग्राफ है वो वहां पर ए में कुछ होगा, ए में यहाँ पर जो है ना नंबर ऑफ एटम्स एन और ये टी, तो ए यहाँ पर होगा और इनिशियली पी यहाँ पर होगा। ओके, सो ये तो ग्रेजुअली कम होगा, एक्सपोनेंशियली कम होगा, और बी भी बढ़ेगा कुछ टाइम तक, बी बढ़ेगा। अब बी बढ़ेगा तो बी रुक नहीं रहा अपनी स्टेट पे, बी रुक नहीं रहा, बी भी बाद में जाके डिके हो रहा है, बी भी सी बन रहा है, तो इसमें ये हो जाएगा। अब ए तो बिल्कुल आके गिर गया, लेकिन बी जो है पहले बढ़ा
फिर आके बी गिर गया। ओके, दिस इज आवर आंसर, दिस इज द ग्राफ। सो यू कैन ऑल्सो प्रिंट इट। ओके, चलो 18 क्वेश्चन देखते हैं। A piece of wood from the ruins of an ancient building was found to have a, एक एंशियंट बिल्डिंग है रूम, पीस ऑफ वुड, उसमें कार्बन 14 पाया गया। तो एक्टिविटी ऑफ 12 disintegration of disintegration per minute per gram of its carbon content। तो 12 डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं पर मिनट पर ग्राम इस कार्बन के। तो द कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ लिविंग वुड इज 16। ओके, तो डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। हाउ लॉन्ग अगो डिड द ट्री फॉर्म विच ही वुडन स्मॉल मतलब सैंपल केम डाई। गिव द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 कितना है 5760। मतलब एक कार्बन मतलब कहीं एक पुरानी जगह मिली एंशियंट बिल्डिंग, उसमें हमें एक कार्बन का टुकड़ा मिला। उस कार्बन में वो कोई C14 कार्बन था और उसकी कुछ डाटा दे रखा है और उसकी हाफ लाइफ दे रखी है। तो उसमें हमें ये पूछा गया है कि ये प्राचीन काल में कब था, कब प्रेजेंटली था, कब जाके इसका पेड़ मरा और उसके बाद ये ऐसा बन गया। हमें पूरा डाटा चाहिए। सो इसके लिए हम कैसे निकाल देंगे इसको। सो समथिंग इज गिवन इन हियर लाइक, सो जो C14 के लिए R की वैल्यू दे रखी है 12 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। ओके, देन C14 एक्टिविटी ऑफ लिविंग वुड। देखो C40 जो मरा हुआ वुड है उसकी 12th है और जो लिविंग है उसकी R0 मतलब प्रेजेंटली वो है 16 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। ओके, और हाफ लाइफ जो है वो है हमारी 5760 ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू रेडियोएक्टिव डिके लॉ R जो होता है R0 e पावर माइनस लेमडा टी, और एल्स इसको अगर नीचे लेके आते हैं तो ये इस प्रकार का होगा कुछ। ओके, या फिर इस माइनस को हटाना चाहते हो तो हम ऐसा कर सकते हैं R0/R। ओके, सो टेकिंग लॉग, तो अब हम दोनों साइड अगर लॉग ले लें क्योंकि हमें लेमडा चाहिए। सो लॉग ले लें, लॉग ऑफ ई लेमडा टी इक्वल टू लॉग ऑफ R0/R। तो ई ये तो हट ही जाएगा, लॉग ई बेस ऑफ ई, तो ये वाई टी आ जाएगा और लॉग ऑफ 16/12 दैट इज 4/3 लॉग ऑफ 4/3 इक्वल टू लेमडा टी। ओके, और अगर हम इसको जो यहाँ पे लॉग ई है, अगर हम इसे लॉग बेस 10 में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉग बेस 10 ऑफ 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लॉग 10 में आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट। टाइम के लिए लेमडा से डिवाइड दे दो, लेमडा हमारे पास दिया गया है, क्या है 2.303 log 10 4 माइनस लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाई लेमडा क्या है 0.6931। ओके, तो एट द एंड द आंसर विल बी, सॉरी ये थोड़ा जो लेमडा है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ऊपर हाफ लाइफ से। अरे कहाँ पे लिखें, चलो इसको हटा देते हैं, वापस लिख देंगे। हमें यार टी निकालना है ना, और लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है 0.693 डिवाइड बाई टी ऑफ टी बाई 1/2 ये होता है। सो ये आ जाएगा 2.303 log of 4 minus log of 3 multiplied by
5760 क्योंकि ये हाफ लाइफ है, अपॉन में 0.6931, सो 2391.20 ईयर्स। तो ये अपना आंसर होता है, यानी कि इस कुछ मतलब वो जो पेड़ था ना जो मिला हमें किसी एक, वो जो पेड़ था वो 2391.20 साल पहले जिंदा था। मतलब उसके बाद ये उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। ओके, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है क्षय होना, कोई भी चीज क्षय हो जाती है। ओके, तो 19th क्वेश्चन देखते हैं। आर द न्यूक्लियस फंडामेंटल पार्टिकल्स और डू दे कंसिस्ट ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स? सो क्वेश्चन है, आर द न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स सॉरी न्यूक्लियॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स और डू दे कंसिस्ट ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स? देखो हाँ, जो न्यूक्लियॉन्स है वो छोटे पार्ट्स में और भी डिवाइडेड होते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, और डू दे कंसिस्ट ऑफ स्टिल स्मॉल पार्ट्स? हाँ होता है। वन वे टू फाइंड आउट is to probe a nucleon, just Rutherford proved an atom. What should be the kinetic energy of electron for it to be able to prove a nucleon? Assume that diameter of nucleon to be approximately 10 power minus 15. तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है। तो उसका कंसेप्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा, इसकी कंसेप्ट के पीछे क्या है। सो इसके पीछे कुछ कुछ इसके कंसेप्ट्स हैं, जैसे वेट, अ न्यूक्लियन जो है इज वन ऑफ द पार्टिकल दैट मेक अप एटॉमिक न्यूक्लियस। Each atomic nucleus consists of one or more nucleons. पता है ये तो। Each atom is turn consists of a cluster of nucleon surrounded by one or more electrons. So there are two known kind of nucleon: the neutron and the proton. Okay, so the mass number of given atom आइसोटॉप, देखो न्यूक्लियन जो है न्यूक्लियन न्यूक्लियन वो किससे मिलकर बनाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ये ऐसा कुछ नहीं, पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रॉन्स मतलब प्रोटॉन, और मतलब प्रोटॉन को भी न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियन बोलते हैं, और न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियस में रहने वाली चीज है न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियन। ओके, so the mass number of a given atomic isotope is identical to its number of nucleons. Thus the term nucleon number may be used to place of more common term mass number of atomic mass, जैसे मैंने बोला क्या सेम होता है। So we know that something, we know जो लैम्डा होता है वो h/p होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। सो एनर्जी क्या हो जाएगी? hc/λ, ये पता है हमको, hc/λ होती है एनर्जी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इक्वल टू hc/λ। तो इसके बराबर हो जाएगी, तो h से मल्टीप्लाई करते हैं, h कितना 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 15 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा अपना 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 पावर 9 अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपना आंसर होगा, इतनी एनर्जी होगी उनके बीच, काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इसके कि 1960 से पहले न्यूक्लियंस वर थॉट टू बी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ईच ऑफ विच वुड नॉट then have been made up of smaller parts। मतलब पहले हमें नहीं लगता था कि न्यूक्लियन जो है
पूरा का पूरा एक पार्टिकल ही है, उससे मतलब उसके भेद नहीं हो सकते अंदर। देखो वर्तमान में तो बहुत ज्यादा भेद है इसके, अगर आप और डीप जाओगे ना, कोई अच्छी बुक पढ़ोगे, तो एक न्यूक्लियन के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद म्यूसॉन, असंख्य पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर भी। ओके, सो द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड इंटर nucleon interaction or nuclear force, which is also ultimately caused by the strong interaction. Before the discovery of query, the term of strong interaction is referred to just the internucleon force. So that is this is enough for today's class. So in next session we will do some more questions of this chapter. Like we have some 22 26 question we have, like set of 7 question we have, so we will see these 6 questions in next session. और अगर हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं तो मैं नए कुछ नए चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा करेंगे कि इसी चैप्टर की जो है कुछ और भी अच्छी रोचक तथ्य भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए